हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जब होती है ब्रेक डाउन ग्लूकोज की और बन जाता है वो क्या है, पायरोविक एसिड। फिर हमने ऐसा कुछ कहा था, एनर्जी वहां से निकल जाती है, इसको बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, बिकॉज यहाँ से एनर्जी निकल जाती है ग्लाइकोलाइसिस से, एटीपी बन जाता है यहाँ पे। फिर हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, और ईएमपी पाथ इसका नाम होता है। और हमने कहा था उसके बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे होता है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो बन जाता है क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर होती है क्लीवेज और डीएचएपी और पीजीएल बन जाता है, बोथ ऑफ सीसी थ्री कार्बन। फिर क्या होता है कि जो डीएचएपी होता है वो भी बन जाता है, पीजीएल ही बन जाता है। फिर दो पीजीएल मॉलिक्यूल्स करते हैं कंटिन्यू पाथवे को। पीजीएल क्या होता है, वो होता है डाइहाइड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, वो फिर आगे चलते रहते हैं। फिर हमने कहा था यहाँ पे हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ NADH, ठीक है, हमने ये कहा था ना। फिर उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे। हमने कहा था यहाँ पे होते हैं, इतना पढ़ लिया था हमने, है ना। तो इन शॉर्ट हमने कहा था दो एटीपी यहाँ पे लग जाते हैं और चार एटीपी यहाँ पे बन जाते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप में एक लग जाता है, एक लग जाता है, फिर दो निकल जाते हैं, दो निकल जाते हैं, मतलब नेट गेन होता है दो एटीपी। ये एनसीईआरटी सवाल पूछता है आपसे, वो हम देखेंगे एनसीईआरटी में। अब नेट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, पायरुवेट जो है वो हमें कितने मिल जाते हैं, दो आखिरकार, ठीक है। क्योंकि पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन का, 3 टू 6। एटीपी कितने मिल जाते हैं, नेट दो मिल जाते हैं। असल में लगते कितने एटीपी है, दो, मिलते कितने हैं फिर एटीपी, चार। मतलब लगे ना पहले दो, फिर अगर चार मिले भी तो दो कर रहे हैं, माइनस हो गया, दो ही नेट एटीपी होते हैं। और एनएडीएच कितने होते हैं, दो। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकल जाते हैं, दो। तो ये हमें रखना है याद, ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था इतना, है ना। अब देखते हैं हम इसके बाद फर्दर प्रोसेस में क्या होता है, देखिए। अब ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस इक्वेशन क्या है, वो ये आपके सामने है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। वो है ग्लूकोज जो है, जब वो मिल जाता है दो एटीपी के साथ, क्योंकि दो एटीपी लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, प्लस दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एडीपी है, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ से निकल जाते हैं ना, वो निकलते हैं ना इधर से ही, प्लस दो एनएडी यहाँ पे लग जाते हैं। फिर राइट एरो करके बोल रहा है, दो पाइरुवेट यहाँ पे बन जाते हैं जो तीन तीन कार्बन के होते हैं, और दो एटीपी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, और दो NADH मिल जाते हैं ना, NAD को हो जाता है ना रिडक्शन, NADH बन जाता है। और हम मिल जाते हैं दो हाइड्रोजन और दो H2O, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, टू एच पॉजिटिव, टू एच पॉजिटिव, टू हाइड्रोजन या टू प्रोटॉन बोल सकते हैं, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें मिल जाता है, टोटल हमें ऐसे मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये थी हमारे सामने इक्वेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस को क्यों हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जवाब ये है कि ग्लूकोज जो है इज नॉट फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज को हम फुली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें स्टिल होती है एनर्जी, उसको बोलते हैं क्या, पायरोवेट, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें होती है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती, इस इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कॉल्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन, और ईएमपी पाथवे वो भी आप जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे फुल्ली नहीं होता है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, बल्कि यहाँ पे फाइनल बनता है, स्टिल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फाइनल बनता है पायरोवेट। तो इसे इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है। अब जो पायरुवेट होता है उसकी फेट क्या, उसकी किस्मत क्या होती है, फेट बोलते हैं ये कहाँ पहुंचेगा आखिरकार, डेस्टिनेशन, इसकी इसका अंजाम क्या होगा, फेट, ठीक है। इसका फेट ये होता है कि पायरुवेट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना। इट्स फेट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी फेट होती है डिसाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, उसी एतबार से तीन मेजर पाथवेज बन सकती है इसी पायरुवेट की, जो ग्लाइकोलाइसिस में बन जाता है। नंबर वन पाथवे जो आप पढ़ते होंगे क्लास 10 में, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। वो क्या होता है, वो होता है कि जब हमारी मसल्स जो है उनमें हो जाती है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, उस टाइम पे भी हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये ऐसे होता है, इक्वेशन यहाँ पे ये बन जाती है कि
लेकिन कब होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ये बात याद रखनी है ना। इसी एतबार से फेट होती है डिसाइड किसकी? पाइरुवेट की, क्योंकि पाइरुवेट से ही बन जाता है लैक्टिक एसिड। पाइरुवेट के साथ जब NaDH मिल जाता है, राइट एरो करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। और जो NaDH था वो NaD बन जाता है, NaD पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि NaD बन जाता है सिर्फ, ठीक है, ये प्लस है। क्योंकि H जब बाहर निकल गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे हो गई ऑक्सीडेशन इसकी, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन जब यहां से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कि जब पायरुवेट है वो मिल जाता है NaDH के साथ, वो बनाता है लैक्टिक एसिड और बन जाता है NaD। बस, बस ये रखना है याद कि H निकल जाता है बाहर, बाकी पायरुवेट्स क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, और कुछ नहीं है। NaDH से H बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर नहीं निकल जाता है। हम पढ़ेंगे NCERT से, फिर आएगा पूरा समझ। सेकंड पाथवे होती है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहली क्या थी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड होती है पाथवे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, भी पाइरुवेट में हो सकती है। कि जो हमारा पाइरुवेट है ये बना सकता है इथेनॉल को। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल, एन एल्कोहल। प्लस यहाँ पे निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? जहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है। ये कौन सी फर्मेंटेशन थी? ये थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कौन सी है? ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है यीस्ट के अंदर, जो कि एक फंजाई होता है। और बनता यहाँ पे क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। पाइरुवेट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकती है, या हो सकती है कौन सी? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या हो सकती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ना हमारे अंदर होती है। गालिबन तो वही होती है जब हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल जाता है, फिर होती है ना दर्द हो जाता है मसल्स को। क्यों हो जाता है? बिकॉज उस टाइम पे लैक्टिक एसिड बन रहा होता है बॉडी के अंदर। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वो हमारे अंदर भी कभी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कि जो मसल्स की डिफिशियंसी जब हो जाती है, तब हमारी मसल्स के अंदर भी हो सकता है, इंसानों की मसल्स के अंदर भी, ठीक है। और तीसरी पाथवे जो है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो हो जाती है व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। जाहिर सी बात है, जो पायरुवेट है ना, यही पायरुवेट जो बन गया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसके बाद इसको होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और निकल बनता है इससे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। इसलिए अब क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम नहीं बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो CO2 है और H2 है वो बाहर ही निकल जाता है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इससे ना, ग्लूकोज से। वहां पहले बनता है पायरुवेट, उसको बोलते हैं क्या? पायरुवेट की फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन जब होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो जाती है। जब पायरुवेट जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में, एक अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे? साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब सेल के साइटोप्लाज्म से निकल जाएगा पायरुवेट, घुसेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या हो जाता है? वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, बल्कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यही भी हो जाती है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, सेल के क्लोरोप्लास्ट, सॉरी मैंने क्लोरोप्लास्ट, सेल के साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म से जब पायरुवेट बन जाता है ना, बाय ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन, फिर घुसता है वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहां क्या हो जाती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बनता है क्या वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, या उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आगे समझ आपको? अगर मैं तेज बोलता हूँ आप मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ना बहुत, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ फिर। अगर तेज है तो मैं थोड़ा आहिस्ता करता हूँ स्पीड। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो यूनिवर्सल होता है ना, वो हर जगह होता है, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बिकॉज हर लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना। तो इससे हर में हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की हाजत वाजत मत होती है, जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन की। लेकिन इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, हेंस ग्लाइकोलाइसिस इज एन एन एरोबिक पाथवे। ये एक एन एरोबिक पाथवे होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की हाजत वाजत नहीं होती है। इवन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो तक ग्लाइकोलाइसिस ही करते हैं। एरोबिक मतलब जो पलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन स्टिल वो भी करते हैं स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस से ही, पायरुवेट फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं
पार्शियल ऑक्सीडेशन है ना, वो हम जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है हर एक में, यहाँ पे ऑक्सीजन की हाजत नहीं होती इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, बट इट्स कॉल्ड एज एनाएरोबिक पाथवे बिकॉज दिस पाथवे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अब कुछ हाई यील्डिंग फैट्स हम याद रखेंगे जो अक्सर नीट में सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते सीधे साइड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, और क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। वो होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा नाम क्या है इसका, वो है ईएमपी पाथवे। तीन साइंस का नाम जो है, इसको बोलते हैं एनारोबिक पाथवे, किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। यहाँ क्या बनते हैं एंड प्रोडक्ट, पाइरुवेट। एटीपी कितना नेट होता है, दो। एनएडीपीएच कितने बनते हैं, दो। एटीपी ना लग जाता है, दो। एटीपी कितने बन जाते हैं, चार। बनते तो चार ही है, लगते कितने हैं? दो। तो नेट कितना होता है, दो। फर्स्ट एंजाइम को होता है हेक्सोकाइनेस, ऊपर देखा था हमने। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है कौन, इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, इनवर्टेज एंजाइम, वो भी कल पढ़ा था हमने। ग्लाइकोलाइसिस को रिक्वायर होता है ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोलाइसिस इज एन एन एरोबिक पाथवे, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट नीड की लाइन होता है क्या है, वो है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि साइटोप्लाज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इस वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो यूनिवर्सल होता है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है। चाहे वो एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा, बिकॉज प्रोकैरियोट्स जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, वहां पे होते हैं मीसोसोम्स के बदले में। लेकिन स्टिल वहां पर भी हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस, क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की हाजत नहीं होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो जाता है। अब फ्लो चार्ट की समरी आप याद रखें, इतना आपके लिए काफी है इंशाल्लाह। ग्लूकोज है, उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन, एडिंग ऑफ फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ हो जाती है आइसोमेराइजेशन। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और एक होती है फॉस्फोराइलेशन, एक हो घुसता है फॉस्फेट, इस बिस फॉस्फेट। फिर बचा डीएचएपी और पीजीएल, है ना। फिर उसके बाद बन जाता है 1,3 बीपीजीए, ठीक है। उसके बाद बनता है पीजीए, फॉस्फोग्लिसरेट। फिर बनता है पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर बनता है पाइरुवेट। तो अगर आपको इतना याद रह गया, यही साइकिल है, ठीक है। जब होगा ना मैं ये खत्म चैप्टर सारा, फिर मैं करूँगा फुल नोट सेंड, क्योंकि ऐसे आपको ना इस पे लिखा हुआ है, हाईलाइट करके हुआ है, तो ऐसे आपको आसानी मिल जाएगी थोड़ी पढ़ने में। अब एक लाइन में हम समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। यहाँ बन जाते हैं एंड पे दो पाइरुवेट, तीन कार्बन के, नेट एटीपी दो बन जाते हैं, गेन होते हैं दो, बनते चार है, ठीक है। प्रोड्यूस हो जाते हैं दो एनएडीएच, ऑक्सीजन की हाजत नहीं होती, इट्स एनारोबिक पाथवे, यूनिवर्सल पाथवे। पाइरुवेट की तीन पॉसिबल फेट होती है, वो क्या क्या होती है, शाबाश। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नंबर दो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नंबर तीन एरोबिक, जो मसला हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो जाती है, जो क्रेब्स साइकिल में हो जाती है। यहाँ पे आता है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो सकती है, तीन बातें पॉसिबल होती है पाइरुवेट की, वो भी हमने देख लिया। तो ठीक है, ये हमने पढ़ा अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। अब एनसीईआरटी आपको पूरी समझ आएगी, देखना आप, देखिए आप एनसीईआरटी कितनी आसान लगेगी अब आपको। ये रही एनसीईआरटी, अब हो जाएगी ये बहुत आसान, देखिए हम तेज पढ़ेंगे बहुत अब। ग्लाइकोलाइसिस टर्म जो है वो निकली थी, ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोस मतलब शुगर, और लाइस मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि शुगर की स्प्लिटिंग को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, शुगर टूट जाना। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दी थी किसने, स्कीमा द पाथवे, वो दी थी गुस्ताव एम्बेडन ने, हो गया ना ई। ओ तो मेयर ऑफ ने, हो गया एम, ठीक है, ई एम। और जे पर्नस, तो ईएमपी, ईएमपी पाथवे इसको बोलते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज ईएमपी पाथवे। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे ऑक्सीजन की हाजत नहीं होती है, इट्स द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस के बाद उनको नहीं हो जाता है क्रेब साइकिल, दे जस्ट शो द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, दे डोंट हैव क्रेब साइकिल, और दे डोंट हैव व्हाट, aerobic pathway. They just have anaerobic pathway called as glycolysis because they are anaerobic. They don't have oxygen. So glycolysis is oxygen independent process. It does not require oxygen. ठीक है, हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो है उसको हो जाती है पार्शियल ऑक्सीडेशन ही सिर्फ, ताकि बना के एंड पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और जो प्लांट्स होते हैं ग्लूकोज में डिराइव हो जाता है सुक्रोज से। सुक्रोज जो होता है, जो असल में एंड प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस होता है, उसी सुक्रोज को हो जाती है, वो टूट जाता है किसमें, फ्रक्टोज के अंदर और ग्लूकोज के अंदर, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, इसमें वो लिखा होगा। देखिए, या तो मिलता है ग्लूकोज प्लांट को सुक्रोज से, या मिल जाता है फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट? इट्स नथिंग बट स्टार्च, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में स्टार्च। स्टार्च या सुक्रोज होते हैं दो सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज एक प्लांट के लिए। सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, and these two monosaccharides readily enter the glycosidic pathway। और जो ये दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब जहाँ पे खाली एक यूनिट प्रेजेंट होता है। फिर उससे बनता क्या, सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉट ए मोनोसैकेराइड, इट्स ए पॉलीसैकेराइड। जैसे हम बोलते हैं स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज पता है पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड। और फ्रक्टोज भी क्या होते हैं, वो दोनों सेम होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्मूला सेम होती है, C6H12O6, बस होती है डिफरेंस में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है बस, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है। तो घुस जाता है यही सुक्र, घुस जाता है यही कौन, फ्रक्टोज और ग्लूकोज किसमें, ये घुस जाता है ग्लाइकोसाइडिक पाथवे के अंदर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, पहले ग्लूकोज होता है फॉस्फोराइलेट, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन, फिर होती है फ्रक्टोज की क्या, फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे वो हम जानते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दोनों जगह पे लग जाता है एंजाइम हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस ने जो 6 कार्बन के कंपाउंड को चलाता है, पहले ग्लूकोज को फिर फ्रक्टोज को, दोनों को करवाता है फॉस्फोराइलेट, घुसाता है फॉस्फेट्स के अंदर। ये था ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया ग्लूकोज से, फिर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दिस इज फॉस्फोराइलेशन, नॉट दिस वन, दिस इज आइसोमराइजेशन, ये बात याद रखनी है आपको। अब जो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, उसको हो जाती है आइसोमेराइज। यहाँ पे देखिए आप, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज, इसको हो जाती है क्या, आइसोमेराइजेशन। ये बनाता है क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ ना यहाँ से यहाँ देखिए आप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, इससे बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमेराइजेशन। फिर सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो सेम होते हैं, वो आपने देखा ना उसके बाद क्या होता है, वो हमने देखा उसके बाद। फिर चलता है फ्रक्टोज के आगे आगे चलते हैं फिर। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.1, आप देख पा रहे हैं सामने। इन ग्लाइकोलाइसिस चेन ऑफ 10 रिएक्शंस यहाँ पे हो जाती है, 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट, जो बन जाता है आखिरकार फ्रॉम ग्लूकोज। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP कहाँ हो जाती है, ठीक है, इन दिस केस। और NADH प्लस H पॉजिटिव कहाँ हो जाता है, ये हम जानते हैं। एटीपी यहाँ पे लग जाता है, तो एटीपी माइनस लिखेंगे, -1 -1 खर्च हो गया ना यहाँ पे एटीपी, हाँ, बिकॉज ये फॉस्फोराइलेट हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है NADH, रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। फिर देखिए एटीपी यहाँ पे बन रहा है, वो भी दो बन रहे हैं यहाँ पे एटीपी, दो एटीपी यानी टू लिखा है यहाँ पे, देखिए टू, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना ही फिर वाई, बिकॉज यहाँ पे हो जाती है इन दोनों को क्या, ये बनता है, फिर यही दोनों सेम बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू लिखिए आप, यहाँ पे टू टू, ठीक है। यहाँ बन गए दो एटीपी, यहाँ बन गए दो एटीपी, कितना हो गया, चार, चार माइनस दो कितना हो गया, दो, नेट एटीपी गेन हो जाता है, तो ऐसे हो। ATP is utilized at two steps है ना, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहां पे लग जाता है एटीपी। और सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेशन, जहां पे एटीपी लग जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है स्प्लिट इनटू दो चीजें, एक तो DHAP और PGAL, इनकी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और 3 PGL का मतलब क्या होता है, 3 फॉस्फोगिल्सर एल्डिहाइड। यहाँ पे आप देखिए डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट बन गया, बिल्कुल बन गया, किससे बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। DHAP यहां से बन गया, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का बन गया। इसको क्या बोलते हैं नाम, ट्रायोस फॉस्फेट को भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रायोस ना 3 यहाँ पे होते हैं कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, और गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोगिल्सर एल्डिहाइड एक ही बात है दोनों। ये एक ही बात, ठीक है, गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या, 3 फॉस्फोगिल्सरल्डिहाइड, ये बनेंगे 3 PgAl। उसके बाद हम जानते हैं फिर जो ये PgAl होता है, 3 PgAl, DHB बनता है वापस PgAl, फिर आता है ऐसे 2 × 3 कार्बन का PgAl, उसको बनता है फिर ये आगे वो हम देखेंगे। तो हम बोले वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप जहां पे NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाता है, जहां पे रिडक्शन हो जाती है, घुस जाता है, गेन हो जाता है हाइड्रोजन को।
तो इस फॉर्म फ्रॉम एनएडी पॉजिटिव, वो बन जाता है एनएडी पॉजिटिव से। याद रखिए, एनएडी पॉजिटिव से क्या बन गया, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। इस केस के अंदर जहां पे ट्राइओस फॉस्फेट यानी कि गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोगिल्सर एल्डिहाइड जो है, उससे बन गया दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस बिसफॉस्फेट। हमने दो क्यों बोला, क्योंकि पीजीएल दो बन जाते हैं असल में, वो एनसीईआरटी ने लिखा लिखा नहीं है, वो आप खुद लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बन जाता है 2 ट्राइओस बिसफॉस्फेट। अब जब ट्राइओस बिसफॉस्फेट यहाँ पे बन गया, एक मिनट में इसको रब करता हूँ पहले। क्या लिखे यहाँ पे, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, इसको ये भी बोल सकते हैं। या तो बोलेंगे ट्राइओस बिसफॉस्फेट, है ना, दो फॉस्फेट जमा हो गए दोनों, ट्राइओस बिसफॉस्फेट, ठीक है। या बोलेंगे हम क्या इसको, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरिक एसिड। यहाँ पे देखिए आप, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, ये देखा हमने इस, ये हो गया। दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोगिल्सर एल्डिहाइड 3 PgAl कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर। यहाँ देखिए आप, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट के अंदर जब बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, NaDH प्लस H पॉजिटिव यहाँ पे बन गया। ये देखिए आप यहाँ पे, है ना। उसके बाद वही बोल रहा है ये, 2 redox equivalents आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं, ये देखिए आप। इनको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स। इनको बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ होती है ना रिडक्शन। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि इसको गेन हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इन अबाउट 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम एक और ये एक। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों आ गया फिर H पॉजिटिव, यहाँ क्योंकि H यहाँ एनएडी, एनएडीएच, एनएडी पॉजिटिव था ना, इसको मिल गया एक H, तो बन गया NaDH प्लस H पॉजिटिव बन गया यहाँ पे। उसके बाद फ्रॉम PgAl बन गया ये, एंड ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल ऑफ NaD पॉजिटिव। देखिए आप, PgL से बन गया ना ये, और कैसे किससे बन गया NaDH प्लस H पॉजिटिव, NaD पॉजिटिव से। फिर PgL जो है वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। यहां देखिए, और इसको और मिल गया ATP, और बन गया ATP। अब यहाँ पे ATP बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ADP को ऐड किया हो रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसे क्या बन रहा है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वही बोल रहा है ये, बोल रहा है कि PgAl is oxidized and with inorganic phosphate। PgL को होता है ऑक्सीडेशन, और उसको घुस जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मिलता है उसके साथ। तो उससे क्या होता है, जो वहां पे ADP होता है उसको मिलता है ना फॉस्फेट, वो बन जाता है BPGA। ये देखिए आप, BPGA 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, यानी ये वाला बिस फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, BPGA। फिर उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे, टू गेट कन्वर्टेड इनटू, अच्छा, द कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए टू 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड। यहाँ पे देखिए, 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड बन गया किससे, फ्रॉम बीपीजीए, बीपीजीए यानी कि बिस फॉस्फोगिल्सरिक एसिड। यहाँ पे क्या हो गया, इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी यील्ड, एनर्जी मिल जाती है हमें। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड, इस एनर्जी को ट्रैप कर दिया जाता है कि एटीपी यहाँ पे बन जाता है इसी इसी में। यहाँ पे देखिए आप, जब बन गया ना बीपीजी यानी कि बिस फॉस्फोगिल्सरिक एसिड बन गया 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, यहाँ पे एटीपी बन जाता है, ना कि लग जाता है। वो भी दो, ये दो मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं। उसके बाद अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज, फिर बनता है एक और एटीपी। देखिए यहाँ पे बनता है एक और एटीपी, यहाँ पे बन गया एटीपी। वो कैसे बनता है, इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पेप। जब पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये ना पेप, दो पेप के जो मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन के होते हैं, वो बन जाता है 2 पायरोक्स एसिड। तो यहाँ पर भी एटीपी बन जाता है, बिकॉज ये प्रोसेस भी क्या होता है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। और ये वाला भी क्या होता है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, ये देता है एनर्जी हमें, ठीक है, इस प्रोसेस से। उस एनर्जी देने से क्या हो जाता है, एटीपी को मिल जाता है एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो बनाता है एटीपी, दो दो बन जाते हैं, यानी कि 4 बन जाते हैं एटीपी यहाँ पे। तो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसिस इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हम बोलते हैं यस वी नो कि 4 एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन दो तो खर्च हो जाते हैं ऊपर पहले ही फॉस्फोराइलेशन के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं नेट एटीपी 2 बन जाते हैं, लेकिन 4 असल में बन जाते हैं, लेकिन नेट मिलते हैं हमें 2। नेट मिलते 2 है, बनते 4 है। तो फिर जब पायरुविक एसिड बन जाता है, यही होता है की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एंड प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो अब इसकी मेटाबॉलिक फेथ क्या होती है, अब इसको करना क्या, इसकी जो किस्मत होती है, इसकी किस्मत में लिखा क्या होता है, इसको करना क्या होता है अब, वो ये है कि
दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड, सेल की नीड कैसी है। अगर सेल ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे तीन मेजर पाथवेज हो सकती है इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी यहाँ पे हो सकती है, और हमने देखा कैसे हो जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है, या एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद इनका फर्मेंटेशन हो जाती है अंडर एनएरोबिक कंडीशंस इन मेनी प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें हो जाती है फर्मेंटेशन जब एन एरोबिक कंडीशन होती है, जब ऑक्सीजन हमें नहीं होता है, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जो होते हैं उनमें भी ऐसा हो जाता है, उनमें भी हो जाती है एन एरोबिक कंडीशन के अंदर फर्मेंटेशन। लेकिन इसलिए बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है उसके लिए ग्लूकोज को बनाना होता है सीधे डायरेक्टली क्या, CO2 + H2O, जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेशन में एंड पे ये बन जाता है। लेकिन वो क्रेब साइकिल में हो जाता है, और तब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जैसे हम इंसानों में ऐसा हो जाता है या प्लांट्स में भी ऐसा हो जाता है, विच ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की लग जाती है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे प्लांट्स एनिमल्स से हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की हाजत होती है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ समझ ज्यादा डीप, बस यहाँ पे याद करना है ये सब, ये बहुत सब कुछ याद करना है ना, इसमें तो बस याद ही करना है ये सब। अब देखते हैं हम फर्मेंटेशन क्या, कोई समझ नहीं आएगा फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। हम जाते हैं वापस नोट्स पे, वरना यहाँ समझ नहीं आएगा। देखिए आप फर्मेंटेशन, ये रहा हमारा टॉपिक आज का, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, हम करेंगे स्टार्ट बेसिक से। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की अंडर एनेरोबिक कंडीशंस, ये हो जाता है। यानी कि फर्मेंटेशन के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं लग जाता है। जब ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंस होती नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की हाजत नहीं होती, पहली बात वही है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं हो जाता इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती, यहाँ पे क्या हो जाती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और लेस एटीपी यहाँ पे बन जाता है, कहाँ पे, फर्मेंटेशन के अंदर। और फर्मेंटेशन होता क्या है, ये होती है ना मेटाबॉलिक फेट किसकी, मेटाबॉलिक फेट, ये बात समझ नहीं आना, सब भूल जाएगा। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या होती है, फर्मेंटेशन। तब अगर एनएरोबिक कंडीशन होगी, अगर हमें जो है नहीं मिलता होगा क्या, क्या इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन, उस मौके पे ऐसा हो जाता है। उसके बाद देखिए आप, मेन जो एंड प्रोडक्ट बन जाता है फर्मेंटेशन के अंदर, वो बनता है इथेनॉल। इसलिए फर्मेंटेशन को हेल्प, फर्मेंटेशन की, शराब कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से। शराब तब बनता है जब फर्मेंटेशन हो जाती है, जब एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं होता है ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बल्कि वहां पे एंड जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, और उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मैं फिर से बोलता हूँ क्योंकि अगर ये भूल जाएगा समझ कुछ नहीं आएगा आगे। मैंने कहा फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे एनेरोबिक कंडीशंस में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, उस मौके पे हो जाती है पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो जाती है, इसलिए वो पूरा नहीं होता है, मतलब ब्रोकन डाउन नहीं होता है उसको पूरा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बल्कि जो ग्लूकोज होता है उससे बन सकता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। अगर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, उसी को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं शराब बनाने के लिए। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो तब होता है जब इसी पायरुवेट को, जब इसी ग्लूकोज को हो जाती इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो उससे बन सकता है लैक्टिक एसिड, उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हम देखेंगे बाद में, अब ये समझ नहीं आएगा आपको। दिखा रहा है मेजर पाथवेज ऑफ इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अब फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ हो जाती है, देखिए। फर्मेंटेशन हो जाती है यीस्ट के अंदर। यीस्ट मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट इज नथिंग बट मोस्ट सिंपलेस्ट फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई। वहां पे हो जाती है क्या, फर्मेंटेशन। और क्या हो जाती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर। और फर्मेंटेशन हो सकती है मसल सेल्स के अंदर, हमारे अंदर भी फर्मेंटेशन हो सकती है।
ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी, लेकिन वहां पे अल्कोहल नहीं बन जाता है, वहां पे क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है। देखिए, आप देखिए एससीआर माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे इन्वॉल्व होता है जहां पे ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम वाम नहीं रहता है, वहां साइटोप्लाज्म काम कर देता है। तो फर्मेंटेशन कहाँ हो जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्यों हो जाती है फर्मेंटेशन, सवाल पैदा हो जाता है ये भी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो पायरोवेट होता है वही घुसता है ना किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है पायरोवेट। तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मली ऐसा होता है जिससे होता है ह्यूमंस में या प्लांट्स में अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो मत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बढ़ सकती है आगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उन्हें स्टॉप करती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के ऊपर। वो कहाँ होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, आईएमएम के अंदर। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये सब नेसेसिटेशन हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? नंबर वन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी। नंबर टू, एनएडीएच होता है एक्यूमुलेट। नंबर तीन क्या होता है कि एनएडी पॉजिटिव होता है डेफिशिएंट। तो अगर एनएडी पॉजिटिव डेफिशिएंट हो गया, कम हो गया, तो ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जो सेल्स होती है ना, अगर एनएडीएच होगा, एनएडी पॉजिटिव होगा नहीं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्योंकि एनएडी पॉजिटिव लग जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें होती है रिडक्शन भी फिर बाद में। तो सेल्स कहती है रीजेनरेट एनएडी पॉजिटिव को इसी फर्मेंटेशन की मदद से। असल बात यही होती है कि सेल्स को चाहिए होता है एनएडी पॉजिटिव ग्लाइकोलाइसिस के लिए, इसलिए वो लाते हैं अब एनएडी पॉजिटिव को फर्मेंटेशन के जरिए से। किस मौके पे? जब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये होता है रियल पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन। ये समझना अच्छे से, मैं रिपीट करता हूँ 3 बार ये चीज। अगर ये समझ आ गया, आगे सब समझ आएगा। मैंने कहा फर्मेंटेशन क्यों हो जाती है। देखिए, पायरुवेट जो बाद में घुसता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रैब साइकिल हो जाता है। उसको बोलती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहां बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे नहीं बढ़ सकती है। वजह होता है कि एनएडीएच होता है एक्यूमुलेट, यानी कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ एनएडी पॉजिटिव होता है एक्यूमुलेट। लेकिन जो खुद एनएडी पॉजिटिव होता है वो होता है डेफिशिएंट। तो अगर एनएडी पॉजिटिव कम होगा, तो मत ग्लाइकोलाइसिस हो ही सकती है। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ेगी नहीं, पायरुवेट कहां से बन जाएगा? अगर पायरुवेट नहीं बन जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कहां से आ जाएगा? तो क्रेब साइकिल कैसे बढ़ जाएगा, ईटीसी कैसे ना सर को, इसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं शायद मतलब सर्कल स्टॉप, मतलब ये साइकिल स्टॉप हो जाएगा ना, इन शॉर्ट। वही मसला है। देखिए, मैं समझाऊंगा। देख, क्रेब साइकिल करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस बुनियाद होती है। अगर ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं हो पाया तो क्रेब साइकिल कहां से हो जाएगा? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है, ग्लाइकोलाइसिस आगे नहीं बढ़ सकता है विदाउट एनएडी पॉजिटिव, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब इन एरोबिक कंडीशन होती है, तब मत होता ये क्रैब साइकिल, तब मत होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस मौके पे क्या हो जाता है? सेल्स कहती है रिजेनरेट एनएडी पॉजिटिव को थ्रू फर्मेंटेशन उस टाइम पे। तो इसी वजह से होता है फर्मेंटेशन। अब देखिए आप, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या अबाउट एनएडी पॉजिटिव। देखिए, ग्लूकोज नीड्स एनएडी पॉजिटिव, ये बात समझनी है। ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस को चाहिए होता है एनएडी पॉजिटिव, हम जानते हैं ना। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जो एनएडी पॉजिटिव होता है उसको होती है रिडक्शन, है ना। एनएडी पॉजिटिव बन जाता है, क्या है, राइट एरो यहाँ पे कह रहा है, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव यहाँ पे बन जाता है ना। एनएडी पॉजिटिव जो होता है, एनएडी जो होता है पॉजिटिव, उसको हो जाता है, वो बन जाता है क्या, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव, उसमें होती है रिडक्शन। तो अगर एनएडी पॉजिटिव को रीजनरेट नहीं कर दिया गया, तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप कर सकता है, और एटी प्रोडक्शन भी स्टॉप हो सकती है। तो यही फर्मेंटेशन हेल्प करते हैं इसी एनएडी पॉजिटिव को बनाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, जिस एनएडी पॉजिटिव को ग्लाइकोलाइसिस इस्तेमाल कर देता है अपने प्रोसेस के अंदर, वो भी हमने देखा था। तो ये था बुनियादी लॉजिक क्यों हो जाती है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन को होते हैं 2 टाइप्स, जाहिर सी बात है, हमने कहा वो लाख बार। एक तो होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पे बन जाता है ग्लूकोज से क्या, एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमें भी हो सकती है, जहां पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। दोनों कब हो जाती है? अंडर एन एरोबिक कंडीशंस। फर्मेंटेशन हमेशा होती कब है? अंडर एन एरोबिक कंडीशंस। अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे हो जाती है? वो यीस्ट से हो जाती है।
यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है, और कुछ फंजाई के अंदर क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वहां पे हो जाती है। ठीक है। यीस्ट भी क्या होता है, फंजाई होता है, वो एक यूनिसेलुलर फंजाई। पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उस मौके पे जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी तो सीधे ही जो पायरुवेट है वो बन जाएगा डायरेक्टली क्या, लैक्टिक एसिड, वो भी हमने देखा। अच्छा अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, अब इसके कुछ स्टेप्स है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन इसमें, फिर रिडक्शन पढ़ेंगे हम इसको कहते हैं हाईलाइट। पहले देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन पहले हो जाती है, रिडक्शन स्टेप 2 में हो जाता है, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं ऊपर, ये ऊपर एनसीईआरटी ने लिखा होगा आपको, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे दी थी ऊपर, कहाँ गई वो। हाँ, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अच्छी समझना में ये कैसे क्या बन जाता है। देखिए आप जानते हैं ग्लूकोज से जब बन जाता है क्या, गिल्सर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फॉस्फोगिल्सर अल्डिहाइड PgAl, ये आप जानते हैं ना। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे एनएडी पॉजिटिव जो है उससे बन जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव। तो फिर जो 3 फॉस्फोगिल्सरिक एसिड बन जाता है, उससे क्या, जो 3 फॉस्फो गिल्सरिक एसिड बनता है गिल्सरेट, फिर गिल्सरिक एसिड बन जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है पायरुविक एसिड। फिर जो पायरुविक एसिड है उससे बन सकता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कि जहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव से NAD पॉजिटिव बन जाता है। और इस NAD पॉजिटिव से क्या हो जाता है, इससे ही हो जाती है जब रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव हो जाती है, इसी फर्मेंटेशन के स्टेप में ये लग जाता है वापस जरूरत ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि NAD पॉजिटिव लग जाता है, फिर ये बाद में निकल भी जाता है वापस। तो लगना निकलना, लगना निकलना बराबर होता है इस चीज में। फिर उसके बाद क्या होता है कि या तो जो पायरुविक एसिड है वो इस पाथवे को फॉलो करता है, तो इस पाथवे को फॉलो करता है कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवा सकता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, वहां पर भी NAD पॉजिटिव बन जाता है, किससे, NADPH प्लस H पॉजिटिव से। दोनों सेम है देखिए, NADH प्लस H पॉजिटिव से क्या बन गया, NAD पॉजिटिव। यहाँ भी क्या हो गया, NADH प्लस H पॉजिटिव से बन गया NAD पॉजिटिव। लेकिन यह है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन, और ये क्या है, ये इथेनॉल, यहाँ बन गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, जहां पर CO2 निकल जाता है यहाँ पे CO2 नहीं निकल जाता है, ये भी हमने देखा। तो ये इसने यहाँ पे लिखा है, देखिए अब हम देखेंगे कुछ स्टेप्स इसके। ठीक है, फिर हमें ये मेजर बात फेस, ये जो यहाँ पे इसने लिखा है ये आप देखेंगे फिर डिटेल में अच्छे से। देखिए आप पहले यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, वो होता है पायरुवेट जो है वो लूज कर देता है CO2 को। लेकिन जब पायरुवेट लूज करता है CO2 को, तो वो बंचा एंजाइम यहाँ पे लग जाता है पायरुविक एसिड को डीकार्बोक्सिलेज करने वाला। डीकार्बोक्सिलेज देखिए, एंजाइम के एंड पे ना ASE आ जाता है ना, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस ना, वो था रुबिस्को, रुबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। वो लगता है पायरुवेट में, बन जाता है क्या, बन जाता है एसिटल एस्टल्डिहाइड। और एस्टल्डिहाइड के बाद बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जब पायरुवेट निकालते हैं CO2 को, ये निकल गया ना, बनता है क्या है, एसिटल अल्डिहाइड, एस्टर अल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद ये रिडक्शन, रिडक्शन के में क्या हो जाता है, वहां पे एस्टर अल्डिहाइड जो है वो बन जाता है इथेनॉल। ये जो एस्टर अल्डिहाइड है, ये पूरा मतलब फर्मेंटेशन फुल प्रोसेस है। ठीक है, इससे बनता है इथेनॉल। यहाँ पे एंजाइम लगता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। व्हाट इज एस्टर अल्डिहाइड, ये ना एक अल्कोहल, तो इससे क्या बन जाता है, अल्कोहल को हो जाती है डिहाइड्रोजनेस, यानी कि रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकालना है ना, बोलता है ना रिडक्शन। डिहाइड्रोजन मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन निकालने वाला एंजाइम होता है, पता था नहीं बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये निकाल देता है बाहर हाइड्रोजन को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस।